कैसे हो बेटा आप लोग? ऑल गुड यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया। सो यस, कमेंट्स तो आ रहे हैं आप लोगों के। बेटा क्लैट पावर बैच हमारा वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैच है। यहाँ पे जिस तरह का इंटरेक्शन हम बच्चों से करते हैं वो और बैचेस में नहीं होता है। तो आई थिंक वी आर हियर टू डिस्कस। बहुत सारे हमारे डिस्कशंस होंगे। तो हमारे क्लास के अंदर कुछ रूल्स हैं जो कि हम समझेंगे सेशन शुरू करने से पहले। बेटा आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपका लीगल रीजनिंग कवर करूंगी, क्लैट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले आई एम डूइंग गुड। आप लोग बताओ क्या हाल चाल है? हाँ यस। तो एक बार बता दीजिएगा मेरा ऑडियो वीडियो आपको क्लियरली आ रहा है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू अच्छे तरीके से? परफेक्ट है। सो वी हैव रजत, निखिल, तान्या, सो देयर इज अनामिका, इशिका, नीति इज देयर, ओम, यस, ईशान, रौनक, बहुत बढ़िया। बेटा आप लोगों को क्लैट 2027 में अगर ये एग्जाम क्रैक करना है और ये बैच अगर आपने लिया है तो आई थिंक आपको लाइव क्लासेस देखनी होंगी। लाइव क्लासेस जरूर अटेंड करना और इंटरेक्शन ढेर सारा करना। यहाँ पे हम लोग हैंड रेस करके बच्चों को ऑन स्टेज बुलाते हैं, आपके डाउट्स लेते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी जितना जितना इस बैच में आप लेक्चर्स देखोगे उतना ज्यादा आपको इसका एक्सपीरियंस जो है वो बेटर होता जाएगा। वॉइस एंड वीडियो इज ऑल परफेक्ट, ठीक है। तो दीपक सर अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, ये जो ग्रीन स्क्रीन मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये तो ये स्टूडेंट्स को भी दिखे? मेरा ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं छुपेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सो ऑल परफेक्ट, शुरू करें? ठीक है ठीक है, ऑलराइट। तो बेटा आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है इस एग्जाम में। तो ये ग्रीन स्क्रीन कैसे मेरे इस पे आ रही है, एक बार बताइएगा मुझे। तो ये कैसे? कहाँ पे ये? अच्छा ये कर दूं मैं इसे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो कॉन्स्टिट्यूशन आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखो यार आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है। बट क्लैट में जब हम क्लैट की बात करते हैं बेटा, टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो क्लैट में कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा आप देखोगे ना, जो न्यूज में पूछते हैं, जो भी करंट लीगल न्यूज के इश्यूज होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके पूछते हैं। तो आज के सेशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बोरोड फीचर्स हैं वो भी हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फॉर्म कैसे हुआ। बट बेटा बिफोर गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दिस, आई वुड लाइक टू हियर डिस्कस few things about CLAT exam. I hope मेरी स्क्रीन आपको ओम विजिबल है, अंशिका विजिबल है, ठीक है। तो बेटा हम लोग क्लैट 2027 की बात करेंगे। क्लैट 2027 एग्जाम की जब बात करी जाए तो बेटा आप लोग इसका फॉर्म फिलिंग जो है, आप इसका फॉर्म भरोगे। उसके बाद आपका एग्जाम जो है बेटा अराउंड दिसंबर फर्स्ट वीक आपका इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पहले बच्चे बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर क्लैट 2026 एग्जाम दिया हुआ है? पहले आप लोग बताओ। एग्जाम बेटा आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में जो है वो होता है। इसके अलावा हमारे लिए मेजरली इंपॉर्टेंट क्या है जानना, ये है कि इसका पैटर्न क्या है। इसका पैटर्न ये है कि ये पेन पेपर फॉर्मेट का होता है। व्हाट इज पेन पेपर फॉर्मेट? पेन पेपर फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर पे ये एग्जाम नहीं देना है। यू हैव टू फिल द OMR शीट, यानी कि आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट हार्ड कॉपी मिलेगा, और जो सही उत्तर होगा उसका आपको गोला भरना होगा, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसने क्लैट 2026 दिया हुआ है? नीति, कार्तिक, निखिल, ईशान, दृष्टि, ऋषि ड्रॉपर है, 2026 नहीं दिया है। सो देयर आर स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉपर्स, ठीक है। नहीं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये पैटर्न है इसका, जो कंप्यूटर बेस्ड होता नहीं है बेटा, आपको OMR फिल करना होता है। इसके अलावा इसमें बेटा सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें,
अगर हम टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम बेटा सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सो देयर आर 5 सब्जेक्ट्स. कितने? 5 सब्जेक्ट्स होंगे. 5 सब्जेक्ट्स में हमारे लिए पांचों सब्जेक्ट बेटा वैसे वेटेज सबका इक्वल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट सब है. किस एंगल से? कंपटीशन. देखो क्लैट में करीबन 3000 सीट्स होती हैं, 3000 प्लस सीट्स होती हैं. आपको कितनी सीट्स चाहिए है? रजत को दिख नहीं दे रहा है क्या? सबको दिखाई दे रहा है बेटा? क्या सबको दिखाई दे रहा है कि रजत आपको नहीं दिखाई दे रहा है? सर सबको दिख रहा है, ठीक है. तो करीबन बच्चों 3000 सीट्स होती हैं. अब अंजलि अगर मैं आपसे पूछूं, आदित्य यू हैव टू टेल मी कि यू विल रिक्वायर हाउ मेनी सीट्स. आपको कितनी सीटों की रिक्वायरमेंट है? एक सीट की रिक्वायरमेंट है ना. तो हमें फाइट करना है अपनी एक सीट के लिए. हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि करीबन 70,000 प्लस बच्चा, 70,000 प्लस स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जामिनेशन फॉर, दे आर फाइटिंग फॉर 3000 सीट्स. बट हमें एक सीट चाहिए है जो कि आपके लिए अवेलेबल है. यू विल हैव टू फाइट फॉर इट, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. दैट इज वेरी क्लियर. सो बेटा देयर आर 5 सब्जेक्ट्स. देयर इज योर इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, ठीक है. देन देयर इज लॉजिकल. देन देयर इज बेटा लीगल. देन देयर इज बेटा करंट अफेयर्स. And last but not the least there is quantitative techniques. इंग्लिश लैंग्वेज का बेटा करीब 25%. इंग्लिश लैंग्वेज का करीब 25% का जो है वो क्या होता है? वेटेज होता है. लॉजिकल का भी करीबन 20% का जो है वो वेटेज होता है. लीगल का 25% का करीब वेटेज होता है. करंट अफेयर्स का भी अराउंड 20-25% का वेटेज होता है. और क्वांट का आपका 10% का वेटेज होता है. व्हाट डू आई मीन बाय वेटेज? वेटेज का मतलब मार्क्स. मार्क्स कितने हैं? तो बेटा 120 मार्क्स का जो है ये पेपर होता है, जिसमें 120 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलते हैं. तो इस पे आपको अगर पैटर्न में बताऊं, पेन पेपर तो मैंने आपको बता दिया, इट इज पैसेज बेस्ड. व्हाट डू आई मीन बाय पैसेज बेस्ड? बेटा एक कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको एक पैसेज दिया जाएगा. पैसेज आपका होगा अराउंड 100, 150, 200 तक भी जा सकता है, आगे 300 तक भी जा सकता है, डिपेंड्स वर्ड्स का, ठीक. उस पैसेज के ही ऊपर बेस्ड आपको दिए जाएंगे MCQs, यानी कि क्वेश्चन होगा. उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो रीजनिंग बेस्ड होता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंग्लिश एक्सेट्रा. कई बार रीजनिंग, लीगल में मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकती हूँ रीजनिंग बेस्ड ही होता है. उस क्वेश्चन के ऊपर आपसे होते हैं 4 ऑप्शंस. जब आपको OMR शीट मिलती है बेटा, उस OMR शीट में आपको इन 4 ऑप्शंस में से क्या क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आपको फिल करना होता है, ठीक है. ये बात हो गई आपकी OMR शीट की, जो कि आपको एग्जामिनर ही देगा. जहां पे आप जाओगे पेपर देने वहीं पे आपको मिलेगा. इतना बेसिक सबको पता होगा. कमिंग बैक टू दिस, सो दीज आर दी सब्जेक्ट्स. इंग्लिश लैंग्वेज में आपको यहाँ पे आई एम वेरी श्योर निकिता मैम पढ़ाने वाली है. निकिता मैम आपको डिटेल में यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर करेंगी. लॉजिकल आपको मानसी मैम पढ़ाएंगी. लॉजिकल के साथ साथ बेटा एनालिटिकल रीजनिंग भी आती है. क्लैट 2026 के पेपर में लॉजिकल रीजनिंग के हेड के अंदर, उसकी हेडिंग के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग के पूछ लिए गए थे. तो काफी क्योटिक हो गया था बच्चों के लिए जो कि लॉजिकल में एनालिटिकल नहीं पढ़ते थे. अब लॉजिकल और एनालिटिकल दोनों ही आपको साथ साथ लेके चलना है. आपको एनालिटिकल रीजनिंग अमरदीप सर पढ़ाएंगे. क्लियर? नाउ व्हेन वी कम टू लीगल रीजनिंग,
Legal reasoning is a very vast subject. It is a very vast topic. So there is me, I ma'am, then there is R ma'am, Renu ma'am, then there is C ma'am, Chakshu ma'am, and yes, one subject Mansi ma'am will also take. So there are 4 faculties who are going to cover legal reasoning. आपके साथ legal reasoning आपको पढ़ाने वाली है, ठीक है नीति? 4 फैकल्टीज आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे लीगल रीजनिंग, क्योंकि बेटा बहुत वाइड, बहुत ही ज्यादा सब्जेक्ट्स में आप देखोगे वेरिएशन है, और जब आपको डिफरेंट फैकल्टीज पढ़ाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं कि आपको जैसे कोई डाउट है तो आपने चक्षु मैम से पूछ लिया, रेनू मैम से पूछ लिया अपना डाउट क्लियर करने के लिए। लीगल के बारे में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज उमेश, एक बच्चा उमेश सोनी, उसने एग्जाम दिया क्लैट 2027 एग्जाम। क्या दिया? क्लैट 2027 एग्जाम दिया उमेश सोनी ने। उसके साथ ही साथ बेटा एक बच्चा था इशाक खान, इशाक खान ने भी क्लैट 2027 एग्जाम दिया। जब एनालिसिस हुआ तो उमेश सोनी के जो नंबर बने वो बने 108.5 और इशाक खान के भी बने 108.5। फाइट हो रहा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल भोपाल के लिए फाइट हो रहा है। नाउ इफ आई आस्क यू गाइज कि यहाँ पे कंसोर्शियम, बेटा क्लैट एग्जाम कंसोर्शियम कंडक्ट कराता है, तो कंसोर्शियम किसको चूज करेगा? कंसोर्शियम किसको चूज करेगा? एनएलयू भोपाल में सीट उमेश को दी जाएंगी या इशाक को दी जाएंगी? बेटा अराउंड अक्टूबर नवंबर के अराउंड फॉर्म अंशिका फिल करोगे आप। ओम कह रहा है इशाक को, क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो आप? वाई इशाक? बेटा जब भी कोई भी बच्चा सेम मार्क्स लेके आ रहा है, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, तो कंसोर्शियम कहता है इनके लीगल के मार्क्स को चेक करो। लीगल में किसके मार्क्स ज्यादा आए हैं? जिसके लीगल में ज्यादा मार्क्स आए होंगे उसको सीट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। कहां जा रहे हो? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। आपको वहां जाके कानून पढ़ना पड़ेगा। जिसके लीगल में मार्क्स ज्यादा आएंगे उसको वो सीट मिलेगी। समझ में आया? ये एक यूनिक सी बात है कि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तब किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो कंसोर्शियम कहता है कि जिसके लीगल में नंबर ज्यादा आए होंगे आप उनको सीट दे देना। उसके अलावा लीगल में मैंने आपको ये चीज बता दी है। करंट अफेयर्स यस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको अंकिता मैम बेटा स्टैटिक भी पढ़ाएंगी। स्टैटिक भी कई बार पूछ लेते हैं, है ना, दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है तो पूछ लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। उसके अलावा बेटा क्वांट आपको प्रमोद सर पढ़ाएंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सब समझ आएगा, तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा। बट आपको कुछ चीजों पे फोकस रखना है। मेरे क्लास में आप आएंगे तो पहले रिवाइज करके पढ़ के आएंगे, पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आपको अगर क्लैट 2027 एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी है। आपको प्रैक्टिस बेटा, मॉक की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे पावर बैच में भी मिलेगा और आपको बहुत सारे ऐसे मॉक्स मिलने वाले हैं। आप इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड बुक भी खरीद लीजिए, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, यानी कि ऑनलाइन भी आप मॉक्स दे सकते हैं। मॉक्स क्या होते हैं? इट इज एग्जैक्टली व्हाट इज मॉक? मॉक इज नथिंग, इट इज एग्जैक्टली योर क्लैट एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। मतलब 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट होंगे, आपको अपना टाइमर लगा के बैठना होगा। तो मॉक्स बेटा ज्यादा से ज्यादा दीजिए, पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात आपको बेटा ध्यान में ये रखनी है कि आपको वीकली बेसिस पे आपको क्या करना है? वीकली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करना है? रिवीजन करना है। वीकली बेसिस पे रिवीजन का मतलब ये है कि आपने बैच में, यानी कि पावर बैच में जो कुछ भी आपने पढ़ा है पूरे हफ्ते, उसको आपको रिवाइज करना है। बेटा आज भी आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पे बेटा जुडिशरी दिए बैठे हुए हैं,
डेली बेसिस पे क्लासेस लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे भी दिमाग से निकल जाती हैं. नॉट दैट डेली स्टफ गोइंग ऑन, नॉट दैट. The important things also, something which I have to teach you guys, I forget it. So forgetting is a normal course. Something वो होके ही रहेगा आपके साथ. लेकिन अगर आपकी वीकली बेसिस की रिवीजन की स्ट्रैटेजी होगी, देन यू विल ओवरकम दैट. ठीक है. सिलेबस बेटा हमारा खत्म हो जाता है, मतलब अराउंड अगस्त सितंबर के अराउंड, अक्टूबर के अराउंड, मिड अक्टूबर तक आपका हम लोग वो मतलब पूरा कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए कि ताकि आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ. तानिया इज आस्किंग मैम 9 मंथ क्या क्लैट की इनफ है? बेटा बच्चों ने टॉपर्स बने हैं बेटा बच्चे 1-2 महीने के अंदर भी. सो देयर आर दीज एग्जांपल्स आल्सो वेयरइन देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव गिवन the examination after 1-2 months and they have secured a good rank. So don't worry for that. ठीक है. बुक्स और बता रहे हैं बेटा, अभी सुनो. प्रियांग बड़ा इज आस्किंग मी कि मैम हम मॉक्स कब से देना स्टार्ट करें. ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों का होता है कि मॉक्स कब से देना शुरू करना चाहिए. बेटा मेरा मानना ये है कि जैसे आपने क्लैट की प्रिपरेशन शुरू कर दी है, आप सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करिए, जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ. मॉक का मतलब क्या है? मॉक का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू टेस्ट योरसेल्फ. इट इज नथिंग, यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ. तो आप देना स्टार्ट कर दो मॉक, क्या दिक्कत है? आप समझ रहे हो. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको फोकस करना है ओवर द क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी. सो आई एम वेरी श्योर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोचते हैं कि यार चलो इस कोचिंग के भी नोट्स ले लो, इस कोचिंग के भी नोट्स ले लो, इस कोचिंग के भी नोट्स ले लो, और अल्टीमेटली आपके पास दिसंबर तक काफी मटेरियल होगा जिसको आप जला सकते हो या कबाड़ी को दे सकते हो, क्योंकि उससे कुछ हासिल होगा नहीं, फायदा नहीं होगा. रादर बिलीव, जैसे हम जुडिशियल की जब प्रिपरेशन करते थे बेटा, तो आपको ध्यान होगा, आपने देखा जरूर होगा, एक जनरल नॉलेज की बुक आती है लूसेंट्स करके. हमारे जो भी टीचर्स हुआ करते थे वो कहते थे कि आपको जीके 10 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट इज बेटर कि आप लूसेंट, एक किताब होती है स्टैटिक जीके के लिए, आप उस लूसेंट से पढ़ो, बार बार रिविजन करो. तो आपका एक सोर्स, वन सोर्स शुड बी देयर, one material should be there, and you have to revise that material again and again, है ना. ईशान बुक्स आपको मिल जाएंगी, बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी. उसके अलावा बेटा पीडब्ल्यू की आई एम नॉट प्रमोटिंग, मतलब यस वी हैव टू फोकस ऑन दी PYQs ऑल्सो. तो आपको PYQ की भी क्लैट की बुक है, वो आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. मतलब इट इज जस्ट लाइक एक बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है. उस बहुत बड़े समंदर में से हमने क्या किया, एक पार्ट निकाल लिया. ये बहुत बड़ा समंदर क्या है? आपका सिलेबस है. हमें सिलेबस तो पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा समंदर भी पढ़ लेंगे, लेकिन वो पार्ट जिसमें बार बार क्वेश्चंस पुट अप करे जाते हैं वो हमें पता लगता है PYQs से. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो इससे बेटर ये है कि आप पूरा पढ़ो तो पूरा, लेकिन फोकस आपका इस पे होना चाहिए. समझ में आया? तो ये चीज आपको PYQ से पता लगती है. ठीक है प्यारे बच्चों. इसके अलावा भी आपको मैं बताती हूँ, देखिए अच्छा, प्रैक्टिस के लिए बच्चे पूछते हैं कि मैम कितने मतलब मॉक्स इनफ होंगे. बेटा अराउंड 70 प्लस का टारगेट अभी से लेके चलो कि 70 मॉक्स हमें लगाने हैं. टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगी बेटा. PYQs अभी तक की हैं, क्लैट 2026 तक के अपडेटेड हैं बेटा. नोट्स भी मैं बताती हूँ, नोट्स पे हम आ जाएंगे, बट बिफोर दैट मॉक्स में आपको बता रही थी. मॉक्स के लिए आपको यही करना है कि जो आपके ऐप पे अपलोड होंगे वो मॉक्स आपको लगाना है, और कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हो, PYQs आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको इन्फिनिटी का फीचर मिला होगा, उस इन्फिनिटी से आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो. मॉक्स या सेक्शंस आप कुछ भी लगा सकते हो. उसके अलावा बेटा नोट मेकिंग की अगर हम बात करें
तो मैं दोनों एस्पेक्ट्स आज ही आपके सामने क्लियर कर देती हूँ, नोट मेकिंग जो बच्चे पूछते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, वन ए, अदर इज बी. ए वो बच्चा है जिसको अगर वो लिखेगा नहीं उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर वो लिखता नहीं है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है और उसको फिर एग्जाम अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है. बी बच्चा है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिना लिखे उसके पास जो ऑनलाइन मटेरियल है उससे, और उसको खुद के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. जैसे इसरा मैम ने जो क्लास में पढ़ाया उसको जब वो रीड करता है, गो थ्रू करता है, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है. बी ऐसा बंदा है, एग्जाम देता है, बढ़िया तरीके से नंबर लेके आता है. आज तक की ऐसे ही चल रहा है उसका सिस्टम. तो अब आपको ये बताना है कि आप ए हो कि आप बी हो. अगर आप ए हो तो आप नोट मेकिंग जरूर करना, लेकिन अगर आप बी हो तो आपके पास ये लेवरेज है दैट यू कैन अवॉइड नोट मेकिंग. अगर आप नोट मेकिंग छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा जो क्लैट 2026 का जो पीडब्ल्यू से जो टॉपर था 2026 का, आसित, आपने देखा होगा, आसित करके एक बच्चा है, ऑल इंडिया रैंक 19, उसने नोट मेकिंग नहीं करी थी. ठीक है, तो यू हैव टू एनालाइज दैट यू आर ए और यू आर बी. इफ यू आर ए देन एक रूल मैंने बनाया हुआ है. अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, इफ द क्लास इज एक्स एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 100, अगर क्लास में आप क्लास का एग्जाम्पल है एक्स और अगर आपने क्लास में 100%, क्लास में इस तरह हमने 100% नोट में लिखा हुआ है, तो जब आप अपनी नोट मेकिंग करोगे, जब आप सेल्फ नोट बनाओगे, तो आप उसको 100 को आपको पूरा मर्ज करके 50% पे लेके आना है. आपकी ये कला होनी चाहिए कि इसरा मैम ने, अगर इसरा मैम के नोट्स अगर 100% हैं, 100% यानी कि अगर मैम ने, फॉर एग्जाम्पल मैम के नोट्स में 45 स्लाइड्स हैं, तो उनको आपको मर्ज करना है अपने पेपर सेल्फ नोट्स में लेके आके 2 A4 शीट्स में, 2 A4 शीट्स में वो आ जाए. कोशिश ये करनी है. इसके लिए बेटा आपको फ्लो चार्ट्स की मदद लेनी होगी. फ्लो चार्ट्स के हेल्प से, फ्लो चार्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं जो कवर करूंगी ना, जो भी मैं पढ़ाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी फ्लो चार्ट क्या होता है. तो फ्लो चार्ट्स की मदद से आप इसको कवर कर सकते हो. ये बात हो गई आपकी किसकी, नोट मेकिंग की. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज हैं जो पूछते हैं कि मैम क्या पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा. तो बेटा ये प्योरली अंग्रेजी बेस्ड पेपर है, यानी कि इसमें आपको क्वेश्चन भी हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा. तो आप अगर हिंदी में वीक हो, सॉरी इंग्लिश में वीक हो, तो बेटा समझ लो ना, समझ लो बस, इंग्लिश पे आपको कमांड करनी ही करनी पड़ेगी. तो आपको उसके लिए सबसे पहले डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होगी. नाउ दिस रीडिंग हैज टू बी डन विथ योरसेल्फ, यू हैव टू डू दिस. हाउ मेनी मिनट्स, अब यहाँ पे पूरा दादा दादी की तरह और पापा मम्मी की तरह जो पूरा अखबार लेके ना पूरा पूरा दिन बैठे रहते, वैसे नहीं करना है. वी हैव टू गिव ओनली 15 minutes, only 15 minutes, most probably to the editorial section. Now which newspaper, it can be Indian Express or it can be the Hindu. ठीक है, and if you have option of both, then go with the Hindu. पहली बात ये देखना. दूसरी चीज, बहुत सारे हमारे यहाँ पे दिग्गज होंगे जो कि सीरीज वगैरह देखते होंगे ना, प्राइम एंड नेटफ्लिक्स एंड ऑल. तो नेटफ्लिक्स एंड चिल करने की अगर आदत है तो भाई कोशिश ये करो कि जो भी आप सीरीज अगर देख रहे हो तो आप उनको अंग्रेजी में देखो, इंग्लिश में देखो. और अगर जैसे फॉर एग्जांपल टर्किश सीरीज आप देख रहे हो तो या आप अगर कोरियन सीरीज देख रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि आप उसको इंग्लिश में चेंज करके देखो. एक तो उसका जो लैंग्वेज है इंग्लिश में कर लो, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सबटाइटल्स के साथ देखो. ठीक है, तो इंग्लिश में ही आपको फोकस करना. दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रीडिंग का शौक रखते हैं. तो बेटा अगर आपको रीडिंग है, रीडिंग ज्यादा करिए, रीडिंग बेटा ज्यादा करिए. रीडिंग आप किसकी किसकी कर सकते हैं, बुक्स की कर सकते हैं, नॉवेल्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं, मैगजीन्स भी आप ले सकते हैं. ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपको अंकिता मैम अच्छे से बताएंगे.
ये आपका इंग्लिश का हो गया। ये आप मतलब यस रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्ट टू हिंदी लैंग्वेज, बट यस क्लैट में नहीं होता, ठीक, और वो होगा भी नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये बात हो गई। अच्छा, एक बच्चे ने क्या पूछा था, आई जस्ट मिस्ड इट, मैं उसी पॉइंट पे आने वाली थी। वेयर इज दैट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। तानिया तानिया का कहना ये है कि मैम नोट मेकिंग, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो क्या क्लास के साथ ही साथ बनाने हैं या आफ्टर क्लास बनाने हैं? तो बेटा क्लास के साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा क्योटिक हो जाता है। क्लास के बाद अगर आप बनाते हो, क्लास आप पूरा फोकस के साथ देखो। अगर आपको इसकी हड़बड़ी होगी, तीसरा मैम ने ये बता दिया यार मिस हो गया यार, मिस हो गया यार, तो नहीं चलेगा ना। आपको क्लास पूरा फोकस के साथ देखना है। नोट मेकिंग के लिए 2x पे मेरी क्लास लगा दो, या मेरा पीडीएफ जो है उसमें से आप बता, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बहुत, जैसे मैंने बताना शुरू कर दिया XYZ, मैं कुछ बता रही हूँ आपको, और मैंने 15, ऐसा भी होगा क्लास में कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, भाई डिस्कशन करने के लिए तो हम साथ आए हैं ना, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, किसी 15 मिनट पे हमने किसी पॉइंट पे डिस्कशन करा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अभी जो चल रहा है वॉर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, लीगल एंगल देख रहे हैं उसका। 15 मिनट डिस्कशन करने के बाद मैंने क्या बोला, आप नोट मेकिंग करने में लगे हुए हो, समझ रहे हो, मैं वो जो बोल रही हूँ आप लिख रहे हो। 15 मिनट के बाद मैंने बोला कि अच्छा यार ये देखो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या करोगे? आप समझ रहे हो ना, योर एनर्जी विल वेस्ट। तो अब इसरा में, अब वो बच्चे जो आफ्टर द क्लास नोट्स बना रहे हैं, मेरे पीडीएफ से बना रहे हैं, उनको ये बात पता है कि इसरा मैम ने 15 मिनट, मतलब दे नो दैट कि ये 2 स्लाइड छोड़नी है, क्योंकि मैम ने बोला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, चैनल योर एनर्जी इन द बेस्ट वे। अनंत कह रहा है मैम रिकॉर्डेड क्लासेस में स्क्रीनशॉट क्यों नहीं अवेलेबल? बेटा स्क्रीनशॉट का कई बार, मतलब स्टार्टिंग से ही, आज से नहीं, 5 साल हो गए हैं, और कई बार मिसयूज होता था स्क्रीनशॉट्स का, तो इसीलिए बेटा ये मतलब अलाउड ही नहीं है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओगे ये कि कोई यहाँ पे डाउट है? आई होप यू गॉट अ गुड आइडिया अबाउट द एग्जामिनेशन, which is very very important for the students to understand first. हाँ, इतना समझ आया आनंद आपको? सबको बात समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट बता दो यार, कोई डाउट तो नहीं है? So we have Yashraj, Yash. So there are 2 Yashes, है ना? Oh, there are 3 Yashes. So there is Yash Singh, there is Yash Vaibhav, then there is Yashraj. All right. Then we have Arpita. Then we have Umesh, Tanya, Soham, Rishi, Ravesh, Ronak, Rashi, Rajat. Then we have Paras and Priya. Om, Nikhil and Niti. Then we have Mehek, Mahima, Manadveer. Okay. Then we have Love, Nikhra. All right. Karthik, Karnika, Ishika. There we have 2. We have Ishak and Ishan, Gungun, Drishti, Anjali, Anant, Anamika, Alok. So we have Akash, Ashi, Aditya and Ayushi. ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी बहुत टाइम है बेटा, फिलअप करने के लिए बहुत टाइम है, अराउंड अक्टूबर नवंबर में करना होगा। आदित्य रिपोर्टिंग, बहुत बढ़िया। पीडीएफ आपको रावेश बेटा आफ्टर क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रही थी बेटा, अगर हम क्लास स्टार्ट करें और हमारा आपका इंटरेक्शन ना हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो बेटा मैं हूं इसरा, आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैं आपको लीगल रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। लीगल रीजनिंग में मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगी, आपको टेंशन फ्री पढ़ना है। ध्यान रखना है कि मैम जो भी पढ़ाएंगी वो एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। सबसे पहले तो मैं छन्नी फिल्टर कर देती हूँ सब कुछ, एग्जाम ओरिएंटेड हमारा क्लासेस होने वाले हैं। बेटा मैंने बहुत सारे पीडब्ल्यू के साथ में स्टार्टिंग से एसोसिएटेड हूँ, और क्लैट और जुडिशरी के बारे में आपने सुना होगा, वो बच्चे जो जजेस बनना चाहते हैं। जुडिशरी मैंने भी दिया हुआ है बेटा, बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू, यूपी जुडिशरी का इंटरव्यू। तो जुडिशरी और क्लैट के बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैंने मेंटर किया हुआ है। इसके अलावा बेटा
आई एम LLM फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन मेरा बेटा स्पेशलाइजेशन था, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा स्पेशलाइजेशन था. आई हैव टॉट ऑफलाइन ऑल्सो एंड since PW is there, I have associated with the platform with the online classes. ठीक है. Originally I am from Lucknow and I am married in Jhansi and currently situated in residing or living and settled in Noida. ठीक है. PW की बुक्स बेटा मोर देन इनफ है गुनगुन. डोंट डिविएट योर सेल्फ. अब आप ये सोचो कि इनफ है कि नहीं है, बेटा बिल्कुल इनफ है. ठीक है. अब आप लोग जल्दी जल्दी बताओ कि आप लोग कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो या कौन से सिटी से हो. आपकी सिटी में क्या बढ़िया है, मतलब ऐसा फूड वूड की बातें यार मॉर्निंग में नहीं करते हैं हम लोग, है ना. खाने पीने की बातें करेंगे तो यार जानते हो ना. फिर दृष्टि इज फ्रॉम लखनऊ. ग्रेट. कोलकाता. ऑल राइट. यूपी. लखीमपुर. ऑल राइट. राजस्थान. चित्रकूट. पटना. पंजाब. बिहार. ऑल राइट. ग्रेट. अयोध्या. MP. ऑल राइट. बिहार. MP. कानपुर. मध्य प्रदेश. दिल्ली. यस. अरे ओम को ब्रैकेट में पोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं थी भाई. तुम अगर खाली पोल्यूशन लिखते तो मैं समझ जाती तुम दिल्ली से हो, है ना. मैं भी पोल्यूशन से ही हूँ. Ishaq is from Rampur. Ishaq, my sister is she is settled in Muradabad, so I've been to Rampur a lot of times. Oh, Aditya is from Lucknow. Great. Aditya, लखनऊ में कहाँ से हो यार आप? भागलपुर. ठीक है यार, बहुत बढ़िया. हमारा आपका जो है इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इसके अलावा बेटा किसी को अगर कोई हैंड रेज करना या कोई इशू है तो आप बताइए, अभी कुछ पूछना है. फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे लीगल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के साथ. फिर हम टॉपिक पे आएंगे. आज हम टॉपिक पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे बेटा, इसलिए क्योंकि हमें समझना जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है या क्लैट एग्जाम क्या है. रौनक इज फ्रॉम बिहार. बहुत बढ़िया बेटा. किसी को कोई हैंड रेज करना है? एनीबडी? ठीक है, बहुत बढ़िया. ऑल राइट. आकाश इज फ्रॉम कर्नाटक. ऑल राइट. सोहम फ्रॉम मुजफ्फरपुर. इशिका फ्रॉम पटना. बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड. हर जगह से मैं देख सकती हूँ कि भारत में हर जगह से बच्चे जो हैं वो हमारे जुड़े हुए हैं. ये प्लस का साइन क्यों आ रहा है? ओके, वी कैन, ओके, आई कैन गिव द बैचेस. वाह यार, बैच भी मैं दे सकती हूँ आप लोगों को. बहुत बढ़िया यार, ये बढ़िया काम है. मतलब मैं आपको अवार्ड भी दे सकती हूँ, मॉनिटर ऑर्डर भी बना सकती हूँ मैं. बढ़िया यार, बढ़िया है. ठीक है. मोतीहारी बिहार. ईशान इज फ्रॉम बिहार आरा. करेंटली 12 बोर्ड्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू मच ज्ञान. हाँ. इशिका इज फ्रॉम यूपी. चलिए, वेरी गुड. अब हम लोग बेटा बात करेंगे लीगल रीजनिंग की. लीगल रीजनिंग की. लीगल लॉ कानून. तो ये कानून क्यों है, ये पर्टिकुलर सेक्शन क्यों है, क्या कहना क्या चाह रहा है, उसी की रीजनिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ये जो क्वेश्चन होते हैं कई बार सिचुएशन बेस्ड भी होते हैं, कई बार पूरी तरह से स्ट्रिक्टली लॉ बेस्ड भी होते हैं. सिचुएशन बेस्ड भी होते हैं और पूरी तरह से लॉ बेस्ड भी होते हैं. लीगल रीजनिंग को हम इजीली बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. लीगल रीजनिंग को वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स.
एक होता है बेटा आपका CLK और एक होता है आपका स्टैटिक। ठीक है, CL का मतलब क्या है बेटा? करंट लीगल नॉलेज, और स्टैटिक का मतलब क्या है? वो सारे लॉज आएंगे इसके अंदर, सारे लॉज इसके अंदर बेसिकली आएंगे। नाउ व्हाट इज करंट लीगल नॉलेज? करंट लीगल नॉलेज में बेटा जो भी जजमेंट्स पास किए जाते हैं, किसके? हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के एक्सेट्रा। कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, जैसे कि किसी का अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा, लीगल अपॉइंटमेंट्स या लीगल कोई भी मैटर हुआ है, लीगल कोई भी इवेंट हुआ है, वो पूछा जा सकता है। कोई भी ऐसा मान के चलिए, अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट हो रहा है, कोई भी ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट मतलब कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं, किसमें? कानून में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। When we talk about laws, तो बेटा laws also can be divided into two categories. Laws can be major laws, laws can be minor laws. मैगजीन्स का आपको सॉफ्ट कॉपी मिलता है बेटा। लॉज जो है आपके मेजर भी हो सकते हैं, लॉज जो है आपके माइनर भी हो सकते हैं। अब आपको इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, एक सेकेंड। मेजर और माइनर लॉज में किस तरह से हम चीजें समझते हैं? मेजर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, समथिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर में मैं फ्यू एग्जांपल्स आपको दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। मेजर में आपने बेटा नाम सुना होगा आईपीसी का। आईपीसी इज द ओनली criminal, it was actually the only criminal punishing या the act which tells कि हमें कितनी सजा देनी है। तुमने चोरी करी, तुम्हें कितनी सजा मिलेगी, तुमने अगर रेप कमिट करा है, तुम्हें कितनी सजा मिलेगी, तुमने अगर एक्सटॉर्शन किया है, तुम्हें कितनी सजा मिलेगी, ये आपको आईपीसी से पता लगता था। ये एक मेजर कानून है। मेजर का मतलब क्या है? समथिंग वेरी गंभीर इंपॉर्टेंट। आईपीसी ये अब हो गया बेटा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ये आपको मानसी मैम पढ़ाएंगे। इफ आई एम नॉट, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी क्लियर। मानसी मैम आपको खाली टॉट पढ़ाने वाली है। यस, तो ये आपको या तो चक्षु मैम या तो रेनू मैम पढ़ाएंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेजर लॉ है। क्यों? इट इज द सोल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू आपको पता होगी, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, 11th 9th 10th सब में सिविक्स पढ़ते चले आ रहे हो आप, आईसीएसई के हो तो, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन इज सोल गवर्निंग डॉक्यूमेंट इन आवर कंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने सीआरपीसी का नाम सुना होगा। ये है बेटा क्रिमिनल, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मेजर लॉज और माइनर लॉज होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। डोंट वरी कि यहाँ पे हमें कुछ लिखना है या रटना है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या होता था? जैसे मैंने आपको बता दिया, किसी ने क्राइम किया है तो उसको सजा हम यहाँ देते थे। यहाँ पे इसमें तरीका बताया जाता था। जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो सजा देते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या होगा, बेल का तरीका क्या होगा, सारी चीजें इसमें आपको कंप्लीट कोड था। ये अब हो गया बेटा बीएनएसएस। अभी हाल ही में इसमें अमेंडमेंट किया गया, नाम चेंज किए गए सारे। इन्होंने कहा क्यों नाम चेंज कर रहे हैं, सरकार ने क्यों नाम चेंज करे बेटा? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए कानून थे, इसीलिए नाम चेंज किए गए। ठीक है,
तो ये मैं देख रही हूं आप लोगों को, डीकोलोनाइजेशन करने के लिए। एम आई विजिबल? अच्छा, क्योंकि मैं अपने आप को स्क्रीन पे नहीं देख पा रही हूँ, आई होप आपको विजिबल होंगी। कहां पे दिख रही हूं मैं? बॉटम राइट, मिडिल में? तो आपका टेक्स्ट तो नहीं छुप रहा? टेक्स्ट तो नहीं छुप रहा आपका? बढ़िया है यार फिर तो। चलो, तो ये कुछ मेजर लॉज हैं, ये सभी, मतलब आप मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करते हो? इट इज गवर्निंग ऑल, इट इज फॉर ऑल। माइनर लॉज हम ये कह सकते हैं, माइनर लॉज हम कह सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक रीजन से बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक रीजन होता है इनको बनाने का। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे और भी हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? क्राइम्स मैंने आपको बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे मेजर लॉज हैं जो कि आपको आगे आने वाले क्लासेस में पता लगेगा। माइनर लॉज में जैसे मैं आपको बताऊं, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया। इसमें हमने सारी चीजें ऑनलाइन, आईटी एक्ट क्यों बनाया इसने, हमारी सरकार ने क्यों बनाया बेटा? ऑनलाइन सारी चीजों को यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए, ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए। एक आपने सुना होगा बेटा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किसके लिए बनाया? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो क्या कोई अडल्ट इसके अंदर गवर्न किया जाएगा क्या? क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कोई अडल्ट गवर्न किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमने जुवेनाइल्स के लिए बनाया है। तो ये माइनर लॉज है, छोटे छोटे ऐसे कानून, माइनर का मतलब ऐसा नहीं माइनर, माइनर लॉज मतलब कुछ ऐसे कानून जो स्पेसिफिक रीजन से बनाए हैं। इसमें और देखो, जेजे एक्ट हो गया, ये देखो पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल, चिल्ड्रन, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, यस, एक्ट। किसके लिए बनाया हमने? बच्चों के लिए बनाया, चिल्ड्रंस के लिए बनाया। क्या इसमें कोई 18+, क्या कोई 18+ गवर्न किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देखिए, और कौन सा एक्ट मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि आपका कोई एग्जांपल दो, नीति आप एग्जांपल दो। यहां पे आपके फैमिली लॉ भी आता है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बड़ा मुद्दा होता है फैमिली लॉ का। यस, वेरी वेरी गुड बेटा। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बेटा इन्वायरमेंट, क्रिमिनल लॉ अनंत इधर आएगा, क्रिमिनल लॉ मेजर लॉ है, समझ रहे हो अनंत? क्रिमिनल लॉ मेजर लॉ है। तो ये आपको लर्न करने के लिए नहीं है, इट इज जस्ट ओपनिंग योर माइंड कि ये इसमें डिवाइडेड है। क्वेश्चन यहां से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे इससे भी, क्योंकि इनको 5 पैसेजेस पूछे हैं। देखो लीगल में कैसा आएगा, लीगल में एक पैसेज आएगा, पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे 5 क्यों 6 भी पूछे जा सकते हैं, 5 या 6। तो ये क्या करेंगे, 5 पैसेजेस में 6 क्वेश्चन पूछेंगे, 6 क्वेश्चन ईच इन एवरी पैसेज, या 6 पैसेजेस में आपसे 5 क्वेश्चन ईच पूछेंगे। एक पैसेज में 6 क्वेश्चन या एक पैसेज में 5 क्वेश्चन ईच पूछे जाएंगे। ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चंस जो है आपके मेजर लॉ से भी हो सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया, या माइनर लॉ से भी हो सकते हैं। ये बेटा आपके सीएलके के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। सीएलके थोड़ा सा स्टार ये लगा लेना इस बात पे, क्यों? क्योंकि रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग सीएलके के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
महिमा, बेटा महिमा को टेक्स्ट विजिबल नहीं है बेटा, अभी विजिबल है आपको? काफी चीजें बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक की। किसकी? अच्छा, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। सबको दिख रही हूं मैं और टेक्स्ट दोनों? तो रीसेंट ट्रेंड थोड़ा सा सीएलके का है। सीएलके में क्या क्या आएगा उमेश, जल्दी से रिवाइज करिए, बताइए सीएलके में क्या क्या पूछा जाता है अक्सर आपसे? कोई भी जजमेंट हुआ है, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, कोई भी अमेंडमेंट हुआ है। आपको मैं एग्जांपल दूं, क्या क्या इन्होंने पूछा था रिसेंटली? क्लैट 2026 में सीएलके का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। मैं लेके नहीं आई क्वेश्चन, बट मैं आपको बता सकती हूं। तमिलनाडु में बेटा, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, आपने सुना होगा, वो बिल पे अपना असेंट नहीं दे रहे थे। बिल्स का मुद्दा था, ये सैंक्शन नहीं दे रहे थे बिल्स को। तमिलनाडु की सरकार बड़ी परेशान, तमिलनाडु की सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है आपके क्लैट एग्जाम में यहाँ पे पूछा सीएलके के अंदर इन्होंने। उसके अलावा आपको एग्जाम्पल देती हूं बेटा, आपने सुना होगा सेम सेक्स, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेम सेक्स मैरिज आपको याद है बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने केस था बेटा सुप्रियो का। उन्होंने कहा सेम सेक्स मैरिज को हमारे देश में लीगलाइज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था इस चीज को। तो ये वर्डिक्ट इन्होंने पूछ लिया था एग्जाम में। तो क्लैट 2026 में सीएलके कैसे इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको दे दिया करंट लीगल नॉलेज का एग्जाम्पल। ये आपको मेजर माइनर लॉज मैंने आपको बता दिए, ये मैंने आपको बता दिया पैसेजेस आपसे कैसे पूछे जाएंगे। नाउ वन थिंग विच इज वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लैट एग्जाम में 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बट बेटा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्टूडेंट नेम्ड अर्पिता वर्मा, शी हैज, for example, we take an example that she has attempted 10 questions. There were 10 questions asked. She attempted all the 10 questions. 10 में 10 उसने अटेम्प्ट कर लिए, तो क्वेश्चंस कितने थे? 10 थे। अटेम्प्ट कितने करे? 10 कर लिए। नाउ व्हेन वी एनालाइज, रॉन्ग कितने हैं, राइट कितने हैं? तो बेटा इसने, अर्पिता ने बेटा 4 क्वेश्चंस जो हैं, खाली 4 क्वेश्चंस जो हैं वो राइट किए हैं। सुनिए, 4 क्वेश्चंस खाली करेक्ट करें, राइट का मतलब करेक्ट कर लो यहाँ पे, करेक्ट, ठीक है? 4 क्वेश्चंस खाली करेक्ट करे हैं और उसके 6 क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग हो गए। तो आउट ऑफ 10 उसको कितने नंबर मिलेंगे? 6 क्वेश्चंस उसने गलत कर दिए हैं, 4 क्वेश्चंस उसके सही हैं, 6 क्वेश्चंस उसके गलत हैं। 0.25 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए, अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए,
तो आपके सही में से एक नंबर हम हटा देंगे, तो 4 क्वेश्चंस तो यहाँ गलत हुए ही हैं, तो 2.5 नंबर उसके आएंगे। अर्पिता मेहनत कर लो थोड़ी, है ना। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जब भी आप मॉक्स लगा रहे हो, तो आपको मॉक्स पे आपकी पूरा पूरा फोकस होना चाहिए ऑन एक्यूरेसी। अब मैम ने एक और नया टर्म बता दिया, एक्यूरेसी। अब मैम ये एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आपने पैसेज रीड कर लिया, पैसेज आपने फॉर एग्जांपल रीड कर लिया, पैसेज रीड करने के बाद जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ए ऑप्शन पे टिक लगा रहे हो तो वही ऑप्शन सही है। मतलब एक्यूरेसी का मतलब ये है कि यू नो द राइट आंसर। इफ यू डोंट नो द राइट आंसर, देन यू नो हाउ टू टैकल द नेगेटिव सिचुएशन। नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना है ये आपको आना चाहिए। आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। ये सारी चीजें क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। एलिमिनेशन मतलब आपने क्वेश्चन देखा, ब्ला 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 ब्ला, ए कह रहा है ये, यार ए तो हो नहीं सकता, तो ए तो चला गया। बच्चे बी, सी और डी। सी तो उल्टी बात कर रहा है, सी तो 70 गुना करने की बात कर रहा है, बल्कि क्वेश्चन में तो 30 गुना करने के लिए पूछा गया है, तो सी भी चला गया। बचे बी और डी, सबसे क्लोज बी है और डी है। अब डी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ ऑप्शन दे रहा है, तो ये अपने में गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इवन नंबर्स देने या फलाना ढमकाना जो भी है। तो दिस इज हाउ यू एलिमिनेट एंड गेट टू द राइट आंसर। दिस इज अ स्किल which will come only through practice. This will come only through practice, my dear students. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको लास्ट चीज बताऊंगी, फिर हम अपना आज का टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट चीज मैं जो बताऊंगी वो ये है कि अटेम्प्ट करना कैसे है। अगर आप प्रैक्टिस करने जाओ तो आपको करना कैसे है। आपको पैसेज अच्छे से, बहुत अच्छे से रीड करना है। आपको डीपीपी मिलेगी आज की क्लास के बाद, डीपीपी की पे भी सेम चीज अप्लाई करेगी। पहले पैसेज को बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ रीड करना। फिर उसके बाद पैसेज रीड करने के बाद जितने कंसंट्रेशन के साथ पैसेज रीड करा था, 2 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन क्यों इतने ज्यादा फोकस करके रीड करना है? क्योंकि उसमें बहुत सारे लीगल रीजनिंग में स्पेसिफिकली आपको बता रही हूं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मे बी, इफ, और, बट ओनली। तो दीज adjoining words, those words which are joining two sentences that can change the entire meaning of the question, you have to 2x concentration के साथ आपको क्वेश्चन रीड करना है। जब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया तो अब आपको अपने आंसर पे जाना है, आंसर चूज करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने आप से ही आंसर दोगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप एक बार सेशन भी रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि मैम ने कहाँ पे क्या पढ़ाया है। इस तरह से आपको अपनी डीपीपीज लगानी है और मॉक्स को प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसेज रीड करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के बाद भी, तो आप क्या कर सकते हो, पैसेज को रिविजिट कर सकते हो, क्योंकि 99.9% टाइम्स जो आंसर होगा वो आपको पैसेज में ही छुपा दिखेगा, पैसेज में ही छुपा दिखेगा आपको आंसर। ठीक है, होता है कि नहीं होता है ऐसा? वंशिका कह रही है क्या रिवॉच कर सकते हैं? यस, 100 टाइम्स भी चाहो तो भी आप जो क्लास है उसको रिवॉच कर सकते हो।
ये ऑप्शन आपके पास पावर बैच में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बैचेस में क्लास ली, स्ट्रैटेजी बेस्ड इतनी ज़्यादा डिटेल में बात मैंने आई थिंक बहुत टाइम के बाद करी है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि मैं आपको इतना टाइम दे पाई, जहाँ पे प्यारे बच्चों मैं आपको बता पाई कि आपको क्लैट में कैसे हाउ यू टू बिगिन, है ना। अगर तुम लोग यही नहीं जानोगे तो यार तुम लोग डिविएटेड हो, फिर समझ रहे हो। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आज के सेशन में डिस्कस करी हैं। अब हम लोग आ जाएंगे बेटा अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे हम आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप सब जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सब जानते हो। आई जस्ट शो इट टू यू, आई जस्ट शो इट टू यू। यस बेटा, भारत का संविधान, भारत का संविधान आई होप आपको दिख रहा होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो भारत का संविधान हमारा जो था कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री मैं आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर तरह से बता दूंगी, आपको इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बट जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारे देश में, बेटा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, याद है। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक 2026 तक की बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस जरूर करे गए, 100+ चेंजेस किए जा चुके हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से मजबूत आज भी खड़ा हुआ है और हमें गवर्न कर रहा है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों आज से हमारे देश में कोई संविधान नहीं, या कल से हमारे देश में कोई संविधान ही नहीं होगा, आप आज जाते हो बढ़िया पूरा दिन गुजारते हो, रात में आपके पापा न्यूज लगाते हैं, न्यूज में सब जगह ये आ रहा है कि करंट सरकार ने या कोई और सरकार ने कैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कल मतलब आज रात 12 बजे से वैलिड नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही इनवैलिड हो जाता है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। कर्णिका का कहना है कि मैम कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचेगा, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगी, डिक्टेटरशिप, यस आदित्य वेरी गुड, विवाद होने लगेंगे, राइट्स होने लगेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, एनर्की आ जाएगी, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली कोलैप्स कर जाएगी। हमारा पूरा सेटअप जो है, पूरा स्ट्रक्चर हमारे देश का जो है, पूरा सेटअप, पूरी मशीनरी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। इट विल बी अ शेम टू द एंटायर, टू आवर कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, राइट। डाउनफॉल आ जाएगा, करप्शन राइज हो जाएगा। सो वी ऑल नो दैट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए बेटा अगर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी हिस्ट्री रही है। शुरुआत होती है बेटा ब्रिटिशर्स ने आप सब जानते हो हमें 200 साल तक की रूल किया, 200 साल तक की क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया। बेटा ये मनहूस लोग आते ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि आए थे एज ट्रेडर्स, दे केम एज ट्रेडर्स। हम इनोसेंट लोगों को, इनोसेंट इंडियंस को एक तरह से फूल करके पूरी तरह से हमारे देश में क्या ले लेते हैं, कंट्रोल ले लेते हैं, कंट्रोल लेते हैं। अब ये कंट्रोल लेने के बहुत सारे तरीके थे, राइट, कंट्रोल लेने के बहुत सारे तरीके थे, जैसे कि अच्छा ब्रिटिशर्स की ना थोड़ा सा यार हिल गए थे ब्रिटिशर्स, कब क्रांति हो गई थी बेटा, यू मस्ट हैव रेड अबाउट 1857। 1857 की क्रांति यानी कि जो रिवोल्ट हुई थी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी, कोई बता सकता है मुझे, आंसर दे सकता है इसका, इंपॉर्टेंट या हम कह सकते हैं इफेक्टिव, इफेक्टिव क्यों थी। एटीन 1857 की रिवोल्ट इतनी ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा, ब्रिटिशर्स हिल गए थे बेटा। हाँ वो कार्टलेज वाला जो इंसिडेंट हुआ था, मंगल पांडे, ब्रिटिशर्स गॉट टू नो दैट इंडियंस कैन रिबेल,
एक तो करने का ये बात हो गई, एंड ऑफ कंपनी रूल एंड हो गया था और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो गया, यानी कि ब्रिटिशर्स फिर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट हमें डायरेक्ट रूल कर रहे थे यहाँ पे। ईशान वेरी गुड आंसर, मेजरली रीजनल प्लस रिलीजियस यूनिटी थी बेटा। यहां पे मेजर ब्लो इनको यही लगा था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी बेटा, सब लोग साथ में लड़ रहे थे, ये बर्दाश्त से बाहर था, इनको हिल गए थे ये लोग पहली बार। तो फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स, मतलब जो ब्रिटिश क्राउन था उसको ये लगा कि ये जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी बस की है नहीं, तो इसीलिए इन्होंने टेक ओवर कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर कर लिया गया बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। डिवाइड एंड रूल फिर बाद में उन्होंने अप्लाई करा था करने का, यस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद से कंट्रोल बेटा आ गया था डायरेक्ट, मतलब हम वी वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिश हेड। इसके अलावा अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है बेटा, बहुत बड़ा हिस्ट्री रही है इसकी, ठीक है, बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। बट इतनी चीज आप बेसिक ध्यान रखिएगा, आपसे अगर बेटा मैं पूछूं व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिशर्स का यहाँ पे मैंने आपको लास्ट ये बताया 1858 के एक्ट के बाद से ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए थे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, आप बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप क्या जानते हो? लॉ एंड ऑर्डर, तान्या इज सेइंग, वेरी गुड, यस इट इज द लॉ बुक, वेरी गुड। और बताइए, इट इज वेरी गुड, yes Anamika, that is really good, it is the grand norm, I'll not get into it, grand norm is basically something which gives the power, it is not required to take power from somebody or from some authority, grand norm मतलब सबसे ऊपर बैठा है, माई बाप है वो, उसको किसी से पावर लेने की जरूरत नहीं है, वो बल्कि पावर देता है, राइट। इट इज द रूल बुक, yes it is the rule book of our country, living, yes it is said, actually it is said to be the living document, it is a living document, very good। soul of democracy, absolutely correct, soul hai, yes। protector of the fundamental rights, guardian, वेरी गुड बेटा, हाईएस्ट लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया बेटा। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का मतलब ये है, कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन, आई डोंट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वही आपको गवर्न कर रहा है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्यों है बेटा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब बनाया था, जब इसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स और जितने बड़े बड़े दिग्गज थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो इस तरह से बनाया गया था बेटा कि आज तक की टिल डेट इसमें कोई भी गलतियां नहीं है, कोई भी फ्लॉज नहीं है, कोई भी कमियां नहीं है, और ये हमें गवर्न कर रहा है। आप ये सोचो, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको बनाया। इसके अलावा बेटा ये गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करेगी, इसका फ्रेमवर्क देता है। आपने सुना होगा बेटा 3 हेड्स के बारे में, देयर इज एग्जीक्यूटिव, देयर इज लेजिस्लेचर एंड देयर इज जुडिशरी। इन तीनों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में बेटा बताया गया है, डिटेल में बताया गया है। यही कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव अकेली ही सरकार बनाता है, इसमें आपके पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब बेसिकली एग्जीक्यूटिव इज दैट ब्रांच विच एडमिनिस्टर्स, मतलब इट गवर्न्स, हमें रूल करते हैं, हम वोट डालते हैं,
अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो सरकार बनाते हैं और हमें गवर्न करते हैं। जुडिशरी तो केसेस डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर हम आएंगे आगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, इट टेल्स अस द राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स देता है। बेटा हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, साथ ही ड्यूटीज भी बताता है हम लोगों की, सिटीजन्स की, और जस्टिस, लिबर्टी यानी कि न्याय, फ्रीडम होना चाहिए, समानता होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए, ये भी बताता है। ये सारी चीजें हमें बेटा प्रीएम्बल में देखने को मिलती हैं, प्रीएम्बल में देखने को मिलती हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आज आपका होमवर्क ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ ओपन करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ जब आप देखोगे तो पहले तो आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा, इंडेक्स के बाद आपको इस तरह से पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पार्ट्स को पार्ट 1 लिखा होगा, पार्ट 2 लिखा होगा। तो पार्ट 1 में आप देखोगे 1 से लेकर के 4 आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। दे आर नथिंग बेटा, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट द लॉ। कानून है, कानून जिसको हमने एक ऑर्गेनाइज, जैसे हम सबको ऑर्गेनाइज होने का बहुत शौक रहता है, घर में भी, रूम भी हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी कबर्ड गंदी है तो हमें सुकून नहीं मिलता। उसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो हमने उसको प्रॉपरली अरेंज किया। इसका एक अरेंजमेंट है जिसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट्स हुए जो कि हम आगे डिस्कस करें। दिस इज बेसिक थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल देखने को मिलते हैं। अब वो बच्चे जो पूछ रहे हैं, मतलब जिनके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल इज नथिंग, इट इज जस्ट अ नंबरिंग। जैसे आप 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, ये सेक्शंस भी हो सकते हैं और आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस को ना यूज करके आर्टिकल्स को यूज करा है। बट अगर आप भारतीय न्याय संहिता देखोगे तो वहां पे सेक्शंस को यूज किया गया, आर्टिकल्स को यूज नहीं किया गया। सो इट इज जस्ट द नेम, ये नाम है कि हमने नंबरिंग कैसे करी है। मैम व्हाई देयर इज लॉ ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बट नॉट ऑन ड्यूटीज, डोंट यू थिंक दैट दिस विल मेक अस बेटर? यस डेफिनेटली, ड्यूटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जिस टाइम पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज डाली, पहले से ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई हैं, अमेंडमेंट करके ऐड करी गई थी। तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब हमारे पास इतना सारा पेंडिंग केसेस बेटा ऑलरेडी थे। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को हम पनिशेबल बना देंगे तो कितने केसेस और बढ़ जाएंगे, आप समझ रहे हो ना। ये नॉन एनफोर्सेबल होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल मतलब क्या है, हम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। ये बात हो गई बेटा आर्टिकल्स की। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आप लोग एक बार हैंड रेज का फीचर ट्राई करके देखो पहली क्लास में, जस्ट ट्राई इट, ऑन स्टेज आओ। एनीबडी? यस, सो वी हैव महक, we have Mehak and Kanika and Ronak. Yes. Hi, hello. Hi Mehak, how are you बेटा? कैसे हो बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? महक की तो आवाज नहीं आ रही। देन कनिका, कुछ बोलो बेटा। अच्छा एक सेकेंड, अनम्यूट करो ना। कनिका बोलिए कुछ। सबका ऑडियो ओपन है। हाय कनिका, एम आई ऑडिबल? मुझे हॉर्न की तो आवाज आ रही है, वो किसके घर से आ रही है ये बता दो। रौनक, महक, रौनक तो गए। सो वी हैव निखिल, हाँ जी आइए। मुझे आपकी आवाजें नहीं आ रही हैं, प्लीज कोई बोलो कुछ। यस यस यस, गुड मॉर्निंग, हु इज इट? हाय निखिल। हाय अनामिका, हेलो। चलो बहुत बढ़िया। तो यार आप लोग
सब लोग पहली बार देने वाले हो क्लास 2027? हाँ, Yes, ma'am. Hi Soham, Yash, Anamika, we have Priyangbada, Nikhil, Mehak and Kanika and Umesh also. चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है यार फर्स्ट क्लास है पावर बैच की? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, अच्छे ma'am. से समझ आ रहा है, बस ध्यान रखना यार, प्रॉपर रिवीजन करना है ना, क्लास के बाद पीडीएफ वगैरह देख लेना, प्रैक्टिस करो ज्यादा। All questions होंगे ना मैम? हाँ, क्वेश्चंस अभी कराती हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चंस कराते हैं, फिर अगर कोई डाउट होगा तो फिर ऑन स्टेज आना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के, रियली नाइस। सुबह उठ जाया करो, ऐसे प्रयास करो, वेरी नाइस। हम सोए नहीं। अरे भाई तुम लोग तो अलग ही हो, कुछ होंगे ऐसे महाशय जो रात भर जगते होंगे। अभी सो गए आप निखिल? कहाँ से हो निखिल आप? मैम पंजाब। अच्छा जी। एंड अनामिका आप बेटा कहाँ से हो? मैम सीतामढ़ी बिहार। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है यार, अभी हम लोग करते हैं पोल करके ना, देन यू गाइस कैन कनेक्ट बैक। ये तो फीचर हमारा अच्छे से चल रहा है, ठीक है बेटा, है ना? यस, सो कमिंग बैक, ये कुछ चीजें हैं जो हमने डिस्कस करी बेटा। इसके अलावा आपको कुछ मैं हिस्ट्री के फैक्ट्स बताना चाहूंगी एंड आफ्टर दैट वील कम ऑन द क्वेश्चंस। जैसे कि ये देखिए, ये तो छोड़ दो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आइए बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990? इसको बेटा मोंटाग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के भी नाम से जाना जाता है। व्हाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप देखो, इंडियंस ने डिमांड करना शुरू कर दिया था, इंडियंस को ये रियलाइज हो गया था सिंस दे केम, जब से कंपनी रूल आया 1773 के बाद से ही काफी सारे वैसे इंडियंस को रियलाइजेशन शुरू हो गया था कि यार हमारे साथ हो रहा है गलत और हमारा इन्वॉल्वमेंट हमारे देश में होना बहुत जरूरी है। तो डिमांड करना शुरू करा था। जैसे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो इंडियंस का नंबर था ना, वाइस रॉय, उस टाइम पे वाइस रॉय हुआ करते थे। और जैसे अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते ना, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसी तरह से बेटा वाइस रॉयज की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो इंडियंस का नंबर था वो इंक्रीज कर दिया गया था। पहले खाली एक ही इंडियन हुआ करता था, इंडियंस ने डिमांड करी तो कहा कम से कम 3 तो आप करिए, तो 3 कर दिया गया था। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज जैसे कि फाइनेंस कमिटी, इसमें इंडियंस का रोल आ गया था, देवर अलाउड, पहले अलाउड ही नहीं थे इंडियंस। फिर उसके बाद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ जहां पे लॉस पास किए जाते हैं वहां पे मेजॉरिटी मेंबर्स का इलेक्शन हो, मतलब अगर इंडियन खड़े हो रहे हैं और इंडियंस का अगर इलेक्शन हो रहा है, वो लोग पूरी तरह से इलेक्टेड हैं, तो वो लोग बैठेंगे। इलेक्शंस आ गए थे। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये बहुत बड़ा चेंज हुआ था। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपको बताना चाहूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आप समझ लीजिए। इसमें बेटा अगेन डिमांड धीरे धीरे इंडियंस की बढ़ती जा रही थी। अब जैसे इसमें क्या हुआ था, कानून पास, एक्ट क्यों लिखा होता है? क्योंकि कानून पास किया गया 1935 में। इसमें बेटा छोटे छोटे प्रोविंसेस हुआ करते थे, छोटे छोटे भारत में बेटा, हमारे देश में छोटे छोटे प्रोविंसेस हुआ करते थे। इनको कहा जाता था दे वर ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस को यहाँ पे हमने ज्यादा इंडिपेंडेंस देना शुरू कर दिया था। पहले ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ज्यादा था, धीरे धीरे मैटर्स में हमने क्या किया, प्रोविंसेस को कंट्रोल देना शुरू करा। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रिंसिपल आ गया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जवाबदेही होगी आपकी। जवाबदेही का मतलब क्या है? यू विल बी आंसरेबल। हु विल बी आंसरेबल? एनी पर्सन हु हैज बीन chosen by the people of India, we the people of India has solemnly resolved, हम लोगों ने तुम्हें चूज किया है, ठीक है। यू गाइज आर सिटिंग इन दी लोकसभा, अभी करेंटली भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जवाबदेही होगी। आप कहते हो हम फला स्कीम XYZ स्कीम लेके आ रहे हैं, आपने उसमें बजट में इतना पैसा वहां पे अलॉट कर दिया था, तो आपकी जवाबदेही होगी ना कि आपने क्या किया उस पैसे का। आपने कहा सिलेंडर पहुंचवाएंगे, सिलेंडर तो मिले नहीं। आपने कहा गांव गांव में पानी पहुंचेगा, पानी तो मिला नहीं। हमने तो आपको वोट इसीलिए दिया था कि आप पानी पहुंचवाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो आपकी जवाबदेही होगी। ये चीज आ गई बेटा प्रोविंशियल लेवल पे, ज्यादा लोगों को वोट देना शुरू कर, मतलब वोटिंग राइट्स मिल गए थे अबाउट 10% पॉपुलेशन को। बेटा हम लोगों ने फाइनली राइट टू वोट डाला था कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया गया था, उससे पहले वोटिंग इधर उधर थे बेटा, वोटिंग राइट्स जो थे। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपको एक और चीज में इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहूंगी, और वो है बेटा आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए आप कैबिनेट मिशन की बात कर जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया यार, थैंक्स। हाँ, कैबिनेट मिशन की बेटा बात करी जाए अगर, ये रहा कैबिनेट मिशन, ये देखिए। ये कैबिनेट मिशन मतलब ब्रिटिशर्स ने ये चीज समझ ली थी कि इंडियंस अब नहीं मानने वाले हैं, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन हमारे देश भेजा। इस कैबिनेट मिशन का काम ये था, इट इज जस्ट लाइक टॉकिंग, मीडिएशन करना, डिस्कशन करना, और इनका काम ये था नेगोशिएट करेंगे इंडियंस के साथ। इसमें बेटा 3 मेंबर्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। इनका नाम मैं इसीलिए बता रही हूँ, यू नेवर नो, लीगल में भी स्टैटिक पूछ लेते हैं। और कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशन के सेटअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने ही क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कहा कि आप अपना, फाइनली कहा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग अपना अपना बना सकते हैं। अच्छा, आप देखोगे मुस्लिम लीग उस टाइम पे होती थी जहां पे पाकिस्तान बनाने की डिमांड हो रही थी, तो बहुत सारे मैटर्स में बेटा सेटलमेंट भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जहां पे हम इंडियन आजाद होने की बात कर रहे थे, वहां पे जिन्ना एंड टीम वो कह रहे थे कि हमें एक सेपरेट देश चाहिए, रिलीजियस ग्राउंड पे वो एक सेपरेशन क्रिएट कर रहे थे। सो दिस वाज अ इशू। फिर फाइनली बेटा माउंटबैटन प्लान आता है, जिसमें 2 देश बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया की एक अलग संवैधानिक सभा बनी, इंडिया की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और पाकिस्तान की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और फिर दोनों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार हो चुका था बेटा नवंबर में। नवंबर 26 1949 को हम लॉ डे मनाते हैं, जिस दिन 1949 को, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। बट हमने 26 जनवरी 1950 की डेट इसीलिए चूज करी थी, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया था आईएनसी के द्वारा, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उसको कॉमेमोरेट करने के लिए उसको वो वैल्यू, उसको वो वेटेज देने के लिए हमने क्या किया, 26 जनवरी का डेट चूज किया था। ठीक है, इसीलिए वो 1 महीने का गैप आया फ्रॉम लॉ डे टू द रिपब्लिक डे। ये चीज मैंने आपको कैबिनेट मिशन का बता दिया। इसके अलावा बेटा कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। पार्टीशन से पहले बेटा हमारी कौन संवैधानिक सभा जो बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करा, उसमें पहले पार्टीशन से पहले बेटा 389 मेंबर्स थे, जिसमें 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। प्रिंसली स्टेट जो रजवाड़े हुआ करते, जैसे हैदराबाद, निजाम, इनके सबके रजवाड़े हुआ करते थे, 93 मेंबर्स वहां से थे। और बेटा कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, वहां से 4 मेंबर्स थे, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पार्टीशन जब हो गया उसके बाद सिर्फ 299 मेंबर्स बने। इलेक्शन मेथड यहाँ पे इनडायरेक्ट था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है बेटा, वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसका आइडिया पहली बार जो है वो एम.एन. रॉय जी ने दिया था। एम.एन. रॉय जी ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, इन्होंने ये आइडिया दिया था। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग अपने आप को देखो, हाउ आर यू गाइज आंसरिंग इट। ये है, ठीक है, इसको रीड करो, रीड करिए, फिर हम पोल्स लगाएंगे। इसको पहले रीड करो, पैसेज को। बफरिंग प्रॉब्लम है, एक बार देख लो। अभी सही है? अच्छा, मैं आ रही हूं तो मैं साइड हो जाती हूँ। आई जस्ट, नहीं मैं कैमरा ऑफ कर दूं, चलेगा? बेटर रहेगा ना? अच्छा, कैमरा ऑफ हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है। एक सेकेंड, मैं बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
दीपक सर एक सेकंड सुनिएगा, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अभी मैंने पोल तो एक तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, पोल का पहले तो सॉल्व करिए आप, बच्चों को पोल नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज कि मैं कि मैं दिखाई दे रही हूँ कि नहीं, एम आई विजिबल, मतलब एम आई कमिंग ऑन द टेक्स्ट, एम आई ब्लॉकिंग इट? अच्छा ब्लॉक कर रही हूँ मैं, तो फिर साइड ही होना पड़ेगा, साइड कर लूंगी। पोल्स कहाँ है? मैं तो हो जाऊंगी, पोल्स कहाँ है? बट पोल्स कहाँ है? पोल्स चलो पढ़ लो तुम लोग। ये आप कहाँ पे देख रहे हो? ये हमारे इस पे ही दिख रहा है? अच्छा डन डन, ठीक है। As soon as you finish, just give me a thumbs up. Finish reading it. ठीक है सर, मैं समझ गई। All right, बढ़िया। हाँ वो छुड़वा दूंगी मैं, और माइड भी मेरी क्लास फिर घर से ही होम स्टूडियो से, तो वो मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगी। हाँ डन, ठीक है। हैव यू गाइस रेड इट? ऑल राइट, कम पोल्स लगाते हैं बेटा, पोल्स देखते हैं। तो पोल की बात करी जाए अगर, हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन colonial constitutional developments and Indian Constitution? Beta, your time starts now. क्या the Constitution completely rejected the colonial? अच्छा, I'll not read it, otherwise you'll get confused. आप पढ़ो उसको। All right. So you guys have given C is the correct answer. ठीक है, आइए इसको रीड करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे दी हैं। रिफॉर्म्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो हियर द असेंबली ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो हियर while it borrowed certain administrative features from colonial laws, it fundamentally changed the source of authority by placing sovereignty in the hands of people. तो हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हमने क्या किया, कंबाइन किया colonial administrative experience और democratic transformation को। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी सी। निखिल ने बेटा सबसे तेज जवाब दिया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पैसेज में माइट भी उतना ज्यादा डिटेल में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जितना भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। Your time starts now. क्या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लेके आया? क्या सेंट्रलाइज अथॉरिटी लेके आया, या सेंट्रलाइज अथॉरिटी को अबॉलिश यानी कि एंड कर दिया? क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया?
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी। यश ने सबसे तेज जवाब दिया है। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन एक और कराना चाहूंगी, विच इज ये टाइम स्टार्ट्स, आराम से रीड करिए, आई विल गिव यू इनफ टाइम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे हम इसको करेक्ट मतलब कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूटी और चेंज दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कंटिन्यूटी क्या? कुछ ऐसे लॉज जो ब्रिटिशर्स लेके आए, जो ब्रिटिशर्स हमें जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आए थे बेटा। तो कॉन्स्टिट्यूशन लाने में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बहुत सारे प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं। तो यानी कि वो प्रोविजंस कंटिन्यूड है। और चेंज कैसे? हम अमेंडमेंट्स भी करते हैं, हमने कुछ चेंजेस भी किए हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स बोरो करे कोलोनियल लॉ से और सॉवरेनिटी इन द पीपल दे दी, ये चेंज हम लेके आए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर बेटा ए हो जाएगा। ठीक है, तानिया ने सबसे तेज जवाब दिया है। ठीक है, आगे आइए। अब कुछ क्वेश्चंस बेटा और हैं, वो भी हम करना चाहेंगे, बट उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई गई थी? आफ्टर द माउंटबैटन प्लान कैबिनेट मिशन आता है, उसके बाद माउंटबैटन प्लान होता है। माउंटबैटन प्लान में 2 कंट्रीज बनाए, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बना दी। जैसे पार्लियामेंट है वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले होती थी। उसका काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का था। इसका पहला मीटिंग 9 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन बनाए गए थे। और एक ड्राफ्टिंग कमिटी हमने बनाई ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए, और इसके हेड जो थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है जनवरी 1948 में पब्लिश कर दिया गया था, और 8 महीने हमने लोगों को दिए थे कि आप चेंजेस करने के लिए जो भी आपका ओपिनियन है वो बता दीजिएगा। 11 सेशंस हेल्ड करे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेटा, और इसको 114 दिनों के लिए डिस्कस किया गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम पीरियड लग गया था। ये भी पूछा जाता है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, और ये हमने अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर को, और साइन भी कर दिया गया था, लेकिन लागू इसको हमने 26 जनवरी को करा था, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, इसमें बेटा 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स यानी कि चैप्टर्स हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं। व्हाट आर शेड्यूल्स? ये हम आगे की क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको जनरली बता दे रही हूँ। इन आर्टिकल्स को यानी कि लॉ को सप्लीमेंट करने के लिए हम शेड्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, वही शेड्यूल्स यहाँ पे दिए गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बोरोड फीचर्स बताए थे, ये कुछ बोरोड फीचर्स हैं, आप होमवर्क में देख लेना। इसमें कुछ मेरे बताने का नहीं है, जैसे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिए हैं, कनाडा से हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस वगैरह, ये सब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लोगे ना तब आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा ये हमने कनाडा से लिया था, ये हमने रशिया से लिया था, गवर्नर, फंडामेंटल ड्यूटी सब हमने कहीं ना कहीं से लिया है। तो ये बोरोड फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कई बार बदनाम भी किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि है क्या, बनाया क्या इन्होंने, तो सब कुछ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी हमने बहुत सारी चीजें उठाई हैं, तो इन्होंने सब कुछ बोरो करा है, इनका खुद का क्या है? बेटा ऐसा नहीं है। हम उस टाइम पे दूध के जले थे, हमें 200 साल जो है ब्रिटिशर्स रूल करके गए थे, तो हम दूध के जले थे, हम छाछ भी फूक फूक के पी रहे थे। तो जिस कंट्री की जो अच्छे फीचर्स थे हमने उठा लिए, उसमें बुराई क्या है? हम रिस्क नहीं ले सकते थे अपने साथ ना। सो दिस वाज द रीजन। कुछ बोल तो नहीं रहे हो आप लोग?
तो ये कुछ बोरोड फीचर्स हैं जो मुझे आपको बताने थे। इसके अलावा मैं एक थोड़ा सा आपके साथ वो करना चाहती हूँ, एक बिंगो है। आपको पॉइंट में मतलब जब मैं 1 बोलूंगी तब आपको आंसर देना है कि इसका क्या करेक्ट क्या है। यू हैव टू जस्ट रीअरेंज इट, ठीक है। जब 2 बोलूंगी तो 2 का, लेकिन जब तक कि मैं 2 बोलूंगी नहीं तब तक 2 का बताना नहीं, ठीक है। सबसे पहले 1, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन लॉज और एक्शंस दैट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बताइए, रीअरेंज करिए इसको। What is the power of judiciary to review and strike down laws or actions that are unconstitutional? जुडिशरी अपनी किस पावर का यूज करके कानूनों को स्ट्राइक डाउन करती है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं? रीअरेंज करो इसको। It will be, yes, it is judicial review. Very good. Then basic rights and freedoms guaranteed to all citizens by the constitution, fundamental rights. Yes, Ishan, very good. Rishi, very good. Then the ceremonial head of the state and highest constitutional office in India, it is the president of India. Yes. ये बताइए, irritative ये principes of Sisyphus, non-justiciable principles that guide the government in making laws and policies for social justice. Yes, Ishan, very good, beta. They are the directive principles of state policy. DPSPs. Yes, Ishika. And last, amendment. A change or addition, it is amendment. It is amendment. Right? बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस बेटा और हम करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा। Your time starts now. करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी नहीं होगा ना बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सबऑर्डिनेट, किसी के भी सबऑर्डिनेट नहीं। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनामिका ने सबसे तेज जवाब दिया है। 76% रिजल्ट है, सही है। ये बताइए बेटा, बस इसके बाद क्लास एंड करेंगे। बस एंड करो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल दी अबव। डी विल बी द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है, कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्लेम टू बी अबव द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, बी हो जाएगा। नो, एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड एवरी फंक्शनरी डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम इट। हेंस द प्रेसिडेंट कैन आल्सो नॉट से कि हम जो है अलग हैं और हमें अलग तरह से ट्रीट किया जाए। ऑलराइट, 92%। ऑलराइट, सो 82% इज द रिजल्ट। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा।
ओम ने सबसे, आलोक ने सबसे तेज जवाब दिया है। ठीक है बेटा, इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करेंगे। आपको एक डिबेट करवानी थी बट वो नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। होमवर्क ये है कि आज हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है। क्लैट के एग्जाम के बारे में लीगल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको बताया है। आगे आने वाले सेशंस में बेटा हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आप आज के सेशन में इतना तो नहीं है कुछ भी, तो जो कुछ भी मैंने आपको कराया है उसको आप बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्लास गो थ्रू कर लीजिएगा और वेट करिएगा नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में और ज्यादा डिवेल इन करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट वाउट तो नहीं है बेटा? आज का सेशन हम एंड कर सकते हैं। अगर कोई इशू हो तो आप एक बार हैंड रेज कर लीजिए, वरना फिर वील जस्ट एंड द सेशन। ठीक है, आप लोग भी रेस्ट करो, थोड़ा सा अर्ली राइज किया करिए, थोड़ा जल्दी उठा करिए और कोशिश करा करिए कि आप चीजें अच्छे तरीके से कवर करो, एंजॉय करो इस प्रोसेस को। यस आनंद, आनंद बताइए बेटा, आपके मतलब आप अनम्यूटेड हो? कोई इशू बेटा आपको? चलिए ठीक है बेटा, तो ईशान इज देयर। यस ईशान, हाय ईशान। Is my voice? यस यू आर ऑडिबल। बताओ बेटा। मैम मैं डीपीपी के बारे में पूछ रहा था, लाइक डीपीपी के क्वेश्चंस, लाइक आज तो हम लोग ने काफी ज्यादा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जाना है, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। यस सो डीपीपी के क्वेश्चंस लाइक मैनेजेबल रहेंगे या फिर थोड़ा सा? नहीं, माइट भी मैनेजेबल ना हो बेटा, नहीं होंगे तो कोशिश करना कि पैसेज से उसको रीड करके सॉल्व करो, पैसेज से सॉल्व करने की कोशिश करना, वरना फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मैं उसको आपको बताऊंगी कि आपने क्या गलतियां करी। आप बताना मुझे कि आपसे ये नहीं सॉल्व हो पाया। सभी बच्चों, अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा आपने, तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताना जरूर कि आपने क्या मिस्टेक की। माइट भी आप सॉल्व ना कर पाओ, आपको माइट भी थोड़ा डिफिकल्टी आए, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करें। नेक्स्ट क्लास में हम उसको टेकअप करेंगे, कोशिश करना बेटा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आई एम हियर, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ऑल गुड, थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड, गुड बाय गाइस।